रागादिरोगान् सततानुशक्तान् शेषकाय प्रसुतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदाञ्जघान यो पूर्वविद्याय नमोऽस्तु तस्मै आपदामुपहर्तारं दातारं सर्व भूयो भूयो नमाम्यहम्। अनिलायन अध्ययन चक्र के कास चिकित्सा अध्याय पूरा होने के बाद आज हम लोग इस सत्र में देखने वाले हैं कि कास पे उपयुक्त जो कल्प है और उन कल्पों में भी ज्यादातर जो रसौषधियां है उसके ऊपर हम लोग आज फोकस करने वाले हैं। कई सारी रिक्वेस्ट हमें आई कि आप हिंदी में वीडियो करिए, तो एक प्रयास कर रहे हैं कि एक वीडियो हिंदी में बनाए और आपके सामने रखे। उसे किस तरह का रिस्पॉन्स आता है उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान देना है और उसके बाद में हमें भी ये निर्णय लेने में आसानी होगी कि हिंदी में वीडियो कितने करने हैं। तो चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं कि कास में कौन कौन सी रसा औषधियों का, और उसमें भी पहले भस्म के बारे में देखेंगे और बाद में कल्पों के बारे में देखेंगे। तो कौन सी अवस्था में कौन से कल्पों का इस्तेमाल करना है। एक शुरुआत में ही एक बात कहना चाहूंगा आप सभी से कि आज जिन कल्पों के बारे में यहाँ पे चर्चा होगी, आपके सामने विषय रखूंगा, वो सभी कल्प मैंने जो मेरी चिकित्सा में मेरी खुद की प्रैक्टिस में इस्तेमाल किए हैं वही कल्प आपके सामने रखने वाला हूं। केवल पुस्तक में पढ़े हुए कल्प आपके सामने बताना, इसको मैं टाल रहा हूं। और इसलिए शायद ऐसे भी हो सकता है कि इससे अलग तरीके के कोई कल्प बाकी के वैद्य भी इस्तेमाल कर रहे हो, उनका भी स्वागत है, हम उनसे सुनने के लिए उत्सुक है। लेकिन ये जो बेसिक भस्म वगैरह आज जो बताने जा रहा हूं, और साथ ही साथ में एक बात का ध्यान रखूंगा कि ये बताते समय जैसे आपको आयुर्वेदीय निदान के बारे में बोलना चाह रहा हूं, उसी प्रकार से आज की टर्मिनोलॉजी में मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से कौन से निदान हमारे सामने आते हैं उसका हम थोड़ा सा क्या सोच विचार कर सकते हैं हमारी टर्मिनोलॉजी में। क्योंकि देखिए, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, इसके ऊपर हमारा विश्वास होना चाहिए। तो इसलिए अगर कोई और भी डायग्नोसिस मॉडर्न मेडिसिन ने करके हमें हमारी तरफ भेजा है, तो हमारे हिसाब से दोष धातु वालों के ऊपर उसका क्या कार्य हो सकता है, या तो उसकी किस तरीके से संप्राप्ति है, इसका विचार करते हुए आगे कैसे बढ़ना है, कौन से कल्पों का इस्तेमाल उन उन अवस्थाओं में करना है, इसके बारे में एक थोड़े से इनपुट्स देने का आज मेरा प्रयास रहेगा। तो सबसे पहले कास चिकित्सा में शुरू करेंगे भस्म के बारे में सोचते हुए अबरक भस्म के बारे में। बहुत सारे वैद्यों का कास के लिए बहुत ही मनचाहीता द्रव्य है अबरक। अबरक के गुण अगर हम लोग देखेंगे तो रस ग्रंथों में ज्यादा तौर पे जो गुण बताए गए हैं, एक तो रसों के बारे में अगर देखें तो अबरक कषाय मधुर बताया गया है, शीतवीर्य का बताया गया है। कार्य बताते समय उसके बारे में एक बहुत ही रोचक शब्द आता है जो है धातु विवर्धन करने वाला और विशेष रूप से शुक्र के ऊपर कार्य करने वाला ऐसा अबरक है। तो रसशास्त्र में जिन गुटों के बारे में बताया जाता है, जिन्हें जीवनीय गण कहा जाता है, रसशास्त्रीय द्रव्यों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो उनमें जैसे अबरक भी है, प्रवाल भी आता है, जिसमें स्वर्णमाक्षिक भी आता है। तो इन सभी का विचार करते हुए अबरक का कार्य जो विशेष रूप पे लंग्स के ऊपर जो पाया जाता है, एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग थॉट भी आपके सामने रखना चाहूंगा कि गामित्व के बारे में हम लोग जब सोचते हैं तब हमने ये सोचना चाहिए कि हमारे पूरे शरीर में अलग अलग जगहों पे अलग अलग एलिमेंट्स का प्रिडोमिनेंटली एब्जॉर्प्शन होता हुआ दिखाई देता है। तो जैसे लंग्स का डैमेज ज्यादा तौर पे सिलिका करती है ऐसे हमें दिखाई देता है, उसी हिसाब से उसी प्रकार का द्रव्य जो है तो वो फुफ्फुस के ऊपर कार्य अच्छी तरह से करेगा, फेफड़ों को अच्छी तरह से मजबूत बनाएगा। ये थॉट भी उसके पीछे, क्योंकि उसका गामित्व वहां तक है, जिसको एलिमेंट की एफिनिटी कहा जाता है। आज के परिभाषा में अगर हम लोग वेस्टर्न मेडिसिन के बारे में सोचे तो उसकी परिभाषा में उसे एलिमेंट एफिनिटी कहा जाता है। तो उसके बारे में सोचते हुए धातु विवर्धन और शुक्र तक कार्य, ये दोनों चीजें भी ध्यान में रखना जरूरी है। अब अबरक के गुण देखते हुए हमने समझना चाहिए कि वात पित्तज जो कास है उनमें अबरक का कार्य विशेष रूप से अच्छी तरह होता दिखाई देता है। उसमें भी जहां पे फुफ्फुसों को बल्य तौर पे काम करना है उनके ऊपर, तो वहां पे अबरक का काम अच्छी तरह से दिखाई देगा। मैंने अगर पहले से ही अबरक का इस्तेमाल किया, जो भी कल्प आप दे रहे हैं उसके साथ साथ में अबरक भस्म का इस्तेमाल किया, तो आपको ये पता चलेगा कि वो बल्य का काम भी कर रहा है फेफड़ों के ऊपर, और साथ ही साथ में योगवाही है, तो आप जो भी द्रव्य दे रहे हैं वो अच्छी तरह से
उन उन जगहों तक पहुंचे और उनके उनके कार्य अच्छी तरह से करे, इस प्रकार का कार्य अभ्रक का दिखाई देता है। उसी के साथ साथ हमें हृदय के लिए भी अभ्रक बल्य है विशेष रूप से, और इसलिए हम जब देखेंगे कि एस2 इनहिबिटर्स के बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद वेस्टर्न मेडिसिन में जो एस2 इनहिबिटर्स यूज किए जाते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा मात्रा में इस्तेमाल करने के बाद साइड इफेक्ट्स के स्वरूप जो खांसी दिखाई देती है, उस पे बहुत ही अच्छी तरह का काम अभ्रक का होता हुआ दिखाई पड़ता है। अब हमने ये सोचना चाहिए कि जैसे हमने संप्राप्ति देखी थी कास की, तो कास के संप्राप्ति में भी ये बताया गया था कि हृदय का भी वहां पे बहुत ज्यादा एक इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है। प्राणवायु स्रोतस के मूल के रूप में भी इन्वॉल्वमेंट दिखाई देती है, और हम लोग पूरी तरह से भी देखें तो आगे जाके संप्राप्तियां जैसे बढ़ती चली जाती है, हृदय की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो उस जगह पे भी हृदय वल्य होने के कारण अभ्रक भस्म का इस्तेमाल बहुत बढ़िया तरीके से होता है। मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन जैसी केसेस, जैसे हम लोग देखेंगे कि कोविड के बाद में बहुत सारे पैमाने पे आई, एचएससीआरपी जैसी जो टेस्ट थी वो हमें बता रही थी कि कार्डियक इन्फ्लेमेशन बढ़ गया है। तो मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन में टेकिकार्डिया जैसे सिम्टम्स दिखाई देते थे, हृदकंपन, हृदगति बढ़ी हुई पाना। तो प्रामुख्य अगर उसमें देखा जाए दोषों का, तो हमें पता चलता है कि वात और पित्तज ही था। तो उस मायोकार्डियल इन्फ्लेमेशन जैसी कंडीशन में भी अभ्रक भस्म का शामक तरीके का जो कार्य है वो अच्छी तरह से हुआ दिखाई पड़ता है। लेटर ऑन स्टेजेस में जो पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसी कंडीशंस दिखाई पड़ती है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस को हम लोग अगर देखेंगे हमारी भाषा में या दोष धातु मलों की टर्मिनोलॉजी में अगर देखा जाए, तो हम लोग थोड़ा सा संप्राप्ति की तरफ ध्यान देते हुए या जो कल्प उन संप्राप्तियों के बाद आए हुए हैं उन उन चिकित्साओं में उसके ऊपर ध्यान देते हुए हम पाएंगे कि क्षयज या क्षतज कास जो हमारे यहाँ पे बताया गया है, तो उनमें जो कल्प दिए हैं वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस में, और वो संप्राप्ति भी पल्मोनरी फाइब्रोसिस की तरफ जाती हुई दिखाई देती है। तो ये पल्मोनरी फाइब्रोसिस में भी अभ्रक का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन केवल अभ्रक भस्म की जगह अगर हम लोग कॉम्बिनेशन में उसके साथ में श्रृंग दे, गुरुचि सत्व दे, लाक्षा दे, क्योंकि लाक्षा संधान कराणाम श्रेष्ठा, सो संधान होने के लिए बहुत जरूरी द्रव्य है, तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन में अगर दिया जाए, अगर आपके पास शुद्ध लाक्षा नहीं है तो लाक्षादि गुगुलों का भी आप यहाँ पे सोच विचार कर सकते हैं। तो अभ्रक के साथ में ये कॉम्बिनेशंस दिए जाए या इन सभी कॉम्बिनेशंस के साथ अभ्रक दिया जाए, जो भी आप कहना चाहे, तो उसका अच्छी तरह से रोल हमें दिखाई पड़ता है पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। हालांकि पल्मोनरी फाइब्रोसिस के बारे में आगे और भी कहूंगा कि जिसके और ज्यादा अच्छे तरह से गुण देने वाले द्रव्य कौन से हैं। उसके साथ साथ में ही स्मॉल एयर डिसीज जिसको कहा जाता है स्मॉल एयरवे डिसीज, या सीओपीडी या आईएलडी और इंटरस्टिशियल लंग्स डिसीज हो, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज हो, ऐसे ऐसे निदान जो हमारे सामने आ जाते हैं, अगर उनकी संप्राप्ति हम ठीक तरीके से देखें तो हमें यही समझ में आता है कि यहाँ पे फुफ्फुसों को बल देने की आवश्यकता है। फुफ्फुसों का जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है, प्राणवायु स्रोतस की ऑलमोस्ट जो नॉर्मल फंक्शनैलिटी है वही डैमेज हुई है, साथ साथ ही में वात की गति भी विकृत हुई है। इन दोनों का नियमन करने के लिए अभ्रक बहुत अच्छी तरह से काम करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि अभ्रक भस्म का विचार करते हुए जैसे शतपुटी अभ्रक भस्म है, उसी साथ साथ में ही सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म का भी आप विचार कर सकते हैं। जहां पे मस्तिष्क की विकृति ऐसी जगहों पे दिखाई पड़े, तो वहां पे सहस्त्रपुटी अभ्रक भस्म ज्यादा अच्छी तरह से काम करता दिखाई देता है। और इसी के साथ साथ में रस ग्रंथों में आया हुआ एक बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण शब्द है गुणधर्मों के बारे में अभ्रक भस्म के, और वो शब्द है सद्य प्राण विवर्धना। इस शब्द के बारे में सोच के हम लोगों ने ये पाया कि सद्य प्राण विवर्धन अगर वो कर रहा है, और प्राण के जैसे कई सारे अर्थ संहिताओं में हम लोग पाते हैं, पंच प्राणा करके वायु के 5 प्रकारों को भी प्राण के लिए उनके लिए गणना की जाती है, या फिर द्वादश प्राणा करके जो 12 प्रकार के प्राण है उसकी भी गणना की जाती है। लेकिन अगर बहुत ही सिंपल तरीके से इसे सोचा जाए, तो क्या सद्य प्राण विवर्धना कही जाने वाली चीज ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाएगी क्या, और अगर बढ़ाएगी तो तुरंत बढ़ाएगी क्या? तो मेरे अनुभव के हिसाब से इसका जवाब हाँ है। कोविड के कई सारे अत्यधिक केसेस में भी केवल अभ्रक भस्म लोडिंग क्वांटिटी में चटाने के बाद वहां पे तुरंत ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ता दिखाई दिया। ये केवल मेरी ही नहीं, कई सारे वैद्यों का अनुभव रहा है। तो इसलिए हमने ये भी सोचना होगा कि ग्रंथों में दी गई शब्दों के आज के मायने में मतलब क्या है, उसके ऊपर अगर हम बारीकी से ध्यान दें तो हमें और ज्यादा अच्छी तरह से
उन सभी चीजों का हमारे अनुसार एक अच्छा मतलब भी दिखाई पड़ेगा, और उनका काम किस तरह से होता है ये चीज भी और ज्यादा अच्छी तरह से स्पष्ट होती हुई दिखाई देगी। जसद भस्म के बारे में देखेंगे। जसद है बताया गया कषाय और तिक्त रसों का शीत बताया गया है। तो इन गुणों को मद्देनजर रखते हुए कफ और पित्त या कफ पित्तज कास में बहुत अच्छी तरह से जसद भस्म का कार्य होता हुआ दिखाई देता है। रसतरंगिणी ये कहती है कि जसद के गुण बताते हुए श्लेष्म कला संकोचकृत, ऐसा एक बहुत इंटरेस्टिंग शब्द वहां पे आया है। तो मैं इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि रसतरंगिणी हमारे लिए बहुत ही नजदीकी जो टेक्स्ट है वो है, और इसीलिए अभी के फिलहाल के जो बहुत तरह के कॉम्प्लिकेशंस या केसेस है उसके बारे में हमें उसके कुछ एक संस्कृत टर्म दिखाई पड़ते हैं। हालांकि मैं इसका कोई आलोचना नहीं करना चाहता, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इनफैक्ट ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए और भी आसान हुई चीज है। तो हम उसके बारे में अगर सोचेंगे तो इस शब्द को अगर लिटरली लिया जाए तो हम पाएंगे कि आज के दौरान जो प्लूरल या पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा है तो उसमें भी जसद भस्म का अच्छी तरह से कार्य होता हुआ दिखाई देता है। आपके पास अगर ऐसे पेशेंट आ रहे तो एक तो पहली बात आपने देखना जरूरी है कि ऐसे पेशेंट्स में क्या मधुमेह की हिस्ट्री रही है, क्या प्रमेह की हिस्ट्री रही है क्या। तो अगर प्रमेह की हिस्ट्री रही है तो उनके उदकवह स्रोतस में विकृति आई हुई है, और उदकवह स्रोतसों की विकृति का नियमन करने का काम जसद भस्म करता है। और इसीलिए वो तो मतलब कहने का मतलब यह है कि जैसे हम स्वभाव परमवाद के बारे में बोलते हैं कि साम्यावस्था प्रस्थापित करने के बाद उसकी वजह से अपने आप ही शमन हो जाता है विकृति का या विषमावस्था का, उसी हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूं कि जहां पे उदक व स्रोतस की विकृति है, उस विकृति का नियमन करने के बाद में उसे प्राकृतावस्था में लाने की कोशिश करते समय जसद जो है काम करता है आपके प्लूरल एफ्यूजन में या पेरिकार्डियल एफ्यूजन में। और उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो हर तरह के जो क्रॉनिक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन बताए जाते हैं, जो ये डायग्नोसिस लेके पेशेंट आपके पास आता है, तो एक्सरे पे होता है या पल्मोनोलॉजिस्ट ने वो डायग्नोसिस दिया हुआ होता है आपके पास, तो उनमें भी जसद भस्म का काम बहुत अच्छी तरीके से होता है। साथ साथ ही में जैसे क्रॉनिसिटी बढ़ती चली जाती है, ये हम आजकल देख रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत सारे वैद्य जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सहमत होंगे इस बात से कि आफ्टर कोविड और ज्यादा तौर पे जो उसमें भी जो टोचन लगाई गई थी, तो उसके बाद में हमने पाया है कि कई सारे लोगों के जो खांसी है, कास जो है वो ठीक ही नहीं हो रहे, बड़े समय तक चलते जा रहे, चलते चले रहे, क्रॉनिसिटी में जा रहे। तो ऐसे क्रॉनिसिटी में जाने वाले जो कास फिलहाल दिखाई दे रहे हैं उसमें जसद भस्म बहुत अच्छी तरह से कारागर है। अब देखते हैं प्रवाल के बारे में। बाकी के जो हम लोग भस्म देख रहे हैं, प्रवाल का भस्म नहीं होता, हमें पता है प्रवाल की पिष्टि होती है। वैसे तो भस्म भी होता है लेकिन प्रिडोमिनेंटली हम जो इस्तेमाल करते हैं वो चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि होती है। तो मैं अभी जो गुणधर्म आपको बताने जा रहा हूं वो चंद्रपुटी प्रवाल पिष्टि के है। मैं अग्निपुटी प्रवाल भस्म के बारे में अभी नहीं बोल रहा हूं, ये कृपा करके सभी विद्यार्थी ध्यान में ले। तो प्रवाल जो है, प्रवाल पिष्टि जो है, उसके बारे में बताया गया है कि मधुर अम्ल रसात्मक है, शीतवीर्यात्मक है। गुण अगर देखे जाए तो शामक है, ब्रूहण है, प्रसादन है। प्रसादन विशेष तौर पे रक्त का करती है, पित्त को शामक के तौर पे काम करती है। तो इसीलिए जहां पे पित्तज या क्षयज कंडीशंस है वहां पे प्रवाल का इस्तेमाल बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। कास के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जहां पे ज्वर है और उसके साथ साथ में कास है वहां पे भी प्रवाल बहुत अच्छी तरह से काम करता दिखाई देता है। जैसे मैंने श्रुंग के बारे में बताते हुए एकेटी में उसके इस्तेमाल के बारे में बताया, उसी हिसाब से अगर पित्त की प्राधान्यता ज्यादा हो, एकेटी जिनको मिल रही है एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट, वो देते हुए कई सारे रुग्णों में ऐसे हम पाते हैं कि उनमें पित्त के लक्षण बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो वैसे रुग्ण में आप प्रवाल, उसके साथ साथ में गुरुचि सत्व और बहुत ही ज्यादा पित्त के लक्षण दिखाई पड़े जैसे दाह आदि हो, तो उसमें प्रवाल की जगह पे मौक्तिक का भी इस्तेमाल किया जाता है। प्रवाल मौक्तिक ये दोनों ही चीजें भले ही सुधा वर्ग की हो लेकिन वो उरा में ज्यादा तरीके से काम करती है, और उरा में उत्पन्न होने वाले कफ का प्राकृत नियमन करने के लिए भी, और इसी के साथ साथ में पित्त का विशेष तौर पे शमन करने के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन द्रव्य है दोनों। तो इसका इस्तेमाल आप जो भी योग दे रहे हैं उनमें करना।
या एकांतिक प्रयोग में भी इसके इस्तेमाल के बारे में सोचा जा सकता है। तो पित्त के लक्षण जैसे हम लोग कह रहे हैं, पित्तजकास अगर है, उसमें भी विशेषतः अगर बहुत ज़्यादा दाह हो, बारंबार मुँह सूखना, पेशेंट कंप्लेंट करता है कि मुझे सिर्फ़ प्यास लग रही है, पानी हमेशा पीने की इच्छा हो रही है। तो वैसे बारंबार मुँह सूखना, विशेष रूप से कई सारे पेशेंट्स कहते हैं कि रात में बहुत ज़्यादा मुँह सूखता है और बहुत ज़्यादा खाँसी आती है। वैसी कंडीशंस में भी वहाँ पे प्रवाल पिष्टी का उपयोग आपको बहुत लाभदायक होगा। खाँसी के बाद उल्टी जैसी फीलिंग होना या मिचली जैसी फीलिंग होना, कई कभार पेशेंट कंप्लेन करता है कि उल्टी हो भी जाती है और पित्त ही गिर जाता है, बहुत ही कसेले स्वाद का, कड़वे स्वाद का या अम्ल स्वाद का पित्त गिर जाता है। तो अगर ऐसे लक्षण हैं तो उनमें भी प्रवाल बहुत अच्छी तरह से काम करता है, पित्त का शमन करने के लिए और प्राकृतावस्था में उसे लाने के लिए भी। उसी के साथ-साथ में भी अ, हैंड माउथ फुट जैसी आज जो अवस्थाएँ दिखाई देती है बच्चों में, जहाँ पे पीटिकोत्पत्ति होती है, ज्वर के साथ-साथ ही पीटिकोत्पत्ति होती है, विशेष रूप से हाथों पे, पैर में और मुँह में भी छाले आते हैं, तो ये सभी प्रेडोमिनेंटली पित्तज लक्षण दिखाई पड़ते हैं कई सारे बच्चों में। उसी के साथ-साथ में कास के लक्षण भी दिखाई पड़ते हैं। हालाँकि एचएफएम केवल बच्चों में ही दिखाई देता है ऐसे नहीं, बड़ों में भी दिखाई देता है, पर एंडेमिक्स के स्वरूप में जो दिखाई पड़ता है कई कभार, वो हमें कॉमनली दिखाई पड़ता है स्कूल के बच्चों में। और एक को हुआ, उससे संसर्ग पास ऑन हुआ, तो ये संक्रामक रोग भी है, तो संक्रामयन्ति नरान् नरम, एक बच्चे से दूसरे, दूसरे से तीसरे, ऐसे तो लाइन लग जाती है वैसे। और एक बारी ये पता चलना शुरू हो गया कि अच्छा बहुत जगह पे क्या होता है कि वेस्टर्न मेडिसिन वाले तो बोल देते हैं, हमारे दोस्त की एक जगह पे बोलते हैं नहीं वैसे तो उसे कोई दवा की जरूरत नहीं रहती, दूसरे जगह पे एंटीबायोटिक्स लिखना चालू कर देते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे जो अभिभावक है, जो कंसर्न है अपने बच्चों के बारे में, वो आपकी तरफ चले आते हैं, आयुर्वेद की तरफ। और ये आपका बहुत बड़ा बल स्थान है कि हम लोग जो वात पित्त कफ को डिवाइड करके देख रहे हैं, तो केवल कास, अगर हम कास चिकित्सा के बारे में भी बोल रहे हैं, लेकिन वो कास स्वतंत्र व्याधि है या परतंत्र रूप में आया हुआ है, वो भी देखना जरूरी है। जैसे मैं ये एचएफएम के बारे में बता रहा हूँ, प्रेडोमिनेंटली पित्तज ज्वर ही है, रक्त की दुष्टि भी है, लेकिन वहां पे कास की भी उत्पत्ति होती है परतंत्र व्याधि के स्वरूप में। तो ऐसी जगहों पे आप पाएंगे कि प्रवाल पिष्टी का इस्तेमाल अगर आपने किया तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स उसके आते हैं, कास का शमन होने में भी उसकी मदद होती है। पर्टुसिस के बारे में बोला जाता है, पर्टुसिस के बारे में ऐसा कहा जाता है कि वैक्सीन की वजह से अब तो बिल्कुल ही निग्लिजिबल हो चुका है, लेकिन आप अगर आंकड़े देखोगे तो ये पाओगे कि आज भी भारत में, चाइना में पर्टुसिस के बारे में, उसके कफ के वजह से और लक्षण बढ़ने के बाद में उससे होने वाली मौतों का भी प्रमाण लक्षणीय है। तो देखिए, कोई एक चीज कंप्लीटली हमने इरेडिकेट ही कर दी, ये बहुत कम जगहों पे होता है, और उसके इंसिडेंसेस कितने हैं उसकी तरफ आपने थोड़ा सा ध्यान रखना जरूरी होता है। आपके क्लिनिक में बैठे हुए आप जब निदान कर रहे हो तो भी आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आया हुआ पेशेंट अभी फिलहाल कौन से लक्षण दिखाई दे रहा है। ऑफ कोर्स आपका निदान आयुर्वेदीय होना चाहिए, आपकी चिकित्सा आपके आयुर्वेदीय निदान के हिसाब से ही होगी, पर वेस्टर्न मेडिसिन में या कंटेम्पररी मेडिसिन में आज वो निदान क्या है ये भी आपको पता होना जरूरी है। मैं फिर से एक बात अंडरलाइन करना चाहूंगा कि यद्यपि मैं यहाँ पे बताते हुए मॉडर्न मेडिसिन ने या वेस्टर्न मेडिसिन ने किए हुए जो निदान बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके ऊपर हम लोग आयुर्वेदीय दवा दे रहे हैं। फिर से एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा कि इसे हम डिकोड कर रहे हैं हमारे हिसाब से। और इसीलिए जैसे मैंने एचएफएम के बारे में भी कहा, पर्टुसिस के बारे में भी वही चीज है कि प्रिडोमिनेंटली कफ की वृद्धि होने से या माफ कीजिए, पित्त की वृद्धि होने से या पित्त का प्रकोप होने से ये लक्षण दिखाई पड़ते हैं, और इसीलिए प्रवाल पिष्टी का इस्तेमाल यहाँ पे अच्छी तरह से होता है। पांडुजन्य जो कास होता है, तो वहां पे भी पांडु रोग में हालांकि इसके बारे में एक सविस्तर वर्णन भी मिलेगा, पर कास में भी संप्राप्ति में ये सभी वर्णन आए हुए हैं कास चिकित्सा में। तो जब पांडु है और उसके साथ साथ में कास के लक्षण है, तो वैसी जगहों पे प्रवाल पिष्टी उसके साथ में स्वर्णमाक्षी भस्म का इस्तेमाल करते हुए देना लाभदायक होता है, ऐसा पाया गया है। श्रृंग भस्म, अब हमें पता है कि मृगशृंग भस्म इतने इजीली अवेलेबल होने वाली चीज नहीं है, पहली बात तो श्रृंग पे कई कई सारी पाबंदियां कई जगहों पे है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए, लेकिन पहले गुणधर्मों का अगर हम लोग विचार करें तो गुणधर्म हमें
बहुत बड़े पैमाने पे दिखाई देते हैं कि बहुत ही ज़्यादा स्थैर्यकर है, बहुत ही ज़्यादा रुक्ष है। जैसे गंभीर धातु होते जाते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे पार्थिवता बढ़ती जाती है, पृथ्वी महाभूत का प्रमाण बढ़ता जाता है। जैसे-जैसे पृथ्वी महाभूत का प्रमाण बढ़ते जाएगा, वैसे-वैसे वो जल महाभूत पे अच्छी तरह से प्रेडोमिनेंट की तौर पे काम करेगा और उसके साथ-साथ ही में रुक्ष, खर ऐसे जो गुण हैं, उसकी वजह से शोषण करने के लिए उसका अच्छी तरह से काम होगा। तो शुरुंग का काम उसी तरह से कास में भी होता हुआ दिखाई देता है कि जो बहुत ही बड़ी मात्रा में बढ़ा हुआ कफ है, उसका शोषण करने के लिए शुरुंग का काम अच्छी तरह से होता है। अब यदि हम संहिता ग्रंथों के बारे में सोचें, विशेष रूप से अगर वाग्भट के बारे में सोचें, तो हम लोग अष्टांग हृदय में पाते हैं कि जहाँ पे वात कफज कास या आगे बढ़ के कफज कास के बारे में, चिकित्सा के बारे में बताया गया है, तो वहाँ इन सभी चीज़ों का उल्लेख आता है कि किस तरीके से क्षार, मशी इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करना है। तो शुंग का इस्तेमाल जहाँ पे करना है, वहीं पे आचार्य वाग्भट जी बता दें कि अगर आपके पास शुरुंग उपलब्ध नहीं है, तो आपको क्या करना है? तो वो जो प्राणी है, चाहे वो एकशफ हो या किसी भी प्रकार का, तो उसके जो केश है या जो एकशफ है, उनके खुर जिन्हें हम कहा जाते हैं पैरों के, उनका या तो उनके दांत का, इन चीजों का भी अगर आप भस्म बनाए, तो वो भी आपको उसी तरह के गुण देगा। हाँ, हालांकि मृग शुंग के गुण जिस तरीके से आएंगे, उस तरह का गुण इन बाकी की चीजों का हर एक फैक्टर के लिए नहीं आएगा, पर फिर भी अगर हम लोग सोचे, तो शुरुंग के पर्याय के तौर पे इन सभी चीजों का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अश्वगंधा क्षार भी जो होता है, अश्वगंधा मशी बताई गई है, वो उसी चैप्टर के दौरान बताई गई है। तो इसलिए अगर इनमें से कोई भी चीज उपलब्ध ना हो, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अगर आप जुगाड़ लगाओ, तो इनमें से कोई ना कोई चीज आपको उपलब्ध हो ही जाती है। और देखिए, अगर आपको चिकित्सा में कुछ एक यश संपादित करना है, तो आपके रिसोर्सेस आपको बहुत ही ज्यादा रिसोर्सफुल रखने पड़ेंगे। जो द्रव्य बहुत ही आराम से उपलब्ध नहीं हो रहे हैं, वो कैसे भी करके आप उपलब्ध करें। हाँ, मैं ये बिल्कुल लेजिटिमेट वे से कह रहा हूँ, कहीं पे भी जुगाड़ का मतलब कोई निगेटिव नहीं है, लेकिन वो आपके पास होना चाहिए रिसोर्स, क्योंकि जैसे ही आपके पास द्रव्य ही नहीं हो, तो आप अगर हथियार ही नहीं अच्छे तरह के, तो आप कैसे आप लड़ाई लड़ोगे, कैसे आप लड़ाई जीतोगे? तो इसलिए वैद्यों ने मेक श्योर करना चाहिए कि उनके पास सभी तरह के अद्ययावत हथियार जो है, इसका मतलब ये है कि हमारे कल्पों के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो होना ज़रूरी है, तभी हम ये जो चिकित्सा की लड़ाई है, वो अच्छी तरह से जीत सकते हैं। तो हालाँकि ये कहने के बावजूद अगर जिन किसी को ऊपर उल्लेखित जो चीज़ें मैंने कही है, वो अगर उपलब्ध नहीं हो रही, तो उनके लिए भी एक बहुत आसान पर्याय बता देता हूँ, जिसका इस्तेमाल मैंने किया भी है और करते भी रहता हूँ बीच-बीच में। और वो पर्याय है गोमूत्र चूर्ण के भस्म का। तो गोमूत्र की भी अगर गुण देखें, जो मैंने अभी बता रहा था कि अश्वगंधा क्षार के बारे में जब बताया है, तो उसी चैप्टर के दौरान हम लोग पाएंगे कि विविध शकृत रसों के बारे में भी बताया है या फिर शकृत मशी के बारे में भी बताया है। तो शकृत मशी ये शब्द जहाँ पे आता है, तो हमने सोचना चाहिए कि इजीली अवेलेबल जो है, वो गोमय का चूर्ण है। ध्यान ये रखना है कि हमको गोमय चूर्ण माने देसी गाय के जो गोमय होता है, उसका ही भस्म बनाना है। तो देसी उपले जो होते हैं, उन्हें जाल के जो भस्म पाया जाता है, उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने एचएफ या जर्सी या बाकी के जो तमाम तथाकथित गायों के प्रकार बताए जाते हैं, उसके गोमय का इस्तेमाल करना है। तो अगर आप उस गोमय चूर्ण को या गोमय के भस्म का चूर्ण इस्तेमाल करें, तो उसका भी उपयोग बहुत अच्छी तरह से होता है। हालांकि श्रृंग के गुण अगर देखे जाए, तो श्रृंग हृदय स्थैर्य कर बताया गया है रस ग्रंथों में। तो इसकी वजह से जहां पे भी रुत्कंपन या रुद्गति बढ़ी हुई दिखाई दे रही है, रुद्रव दिखाई दे रहा है, विशेषता अगर आपके कास के साथ पांडु भी है, पांडु के लिए आपको ऑफ कोर्स स्वर्णमाक्षिक के भी विचार करने हैं, बाकी के जो थोड़े से लोहकल्प है, उनके भी विचार करना अवश्य भावी होता है, लेकिन जहां पे रुत्कंपन ज्यादा तरीके से दिखाई दे रहा है, वहां पे आपने इस्तेमाल करना है वो शुंग भस्म का इस्तेमाल करना है। टेकिकार्डिया जहाँ पे दिखाई दे, वहां पे जैसे मैंने अभी कहा कि एस इनहिबिटर्स के ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से कई सारे लोगों को ज्यादा भी इस्तेमाल ना करे, तो भी साइड इफेक्ट के स्वरूप जो खांसी दिखाई पड़ती है, तो उसमें बहुत अच्छा रोल श्रृंग भस्म का भी आता है। और श्रृंग भस्म का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग जो है, वो आप
ड्यूरिंग या आफ्टर एकेटी कर सकते हैं। एंटीकॉक्स ट्रीटमेंट जो चलती है, डॉट्स कहा जाता है कई जगहों पे, या बाकी के सारे पर्याय हैं, तो वहां पे देते हुए आपने शुरुंग का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से आप कर सकते हो। वो इस्तेमाल करते हुए आपने ध्यान में रखना है कि शुरुंग के साथ साथ में कॉम्बिनेशन में देने वाली चीज एक तो अबरक है, और उसे साथ साथ में ही एकेटी के बारे में अगर हम सोच रहे हैं या फिर आप कॉक्स के बारे में सोच रहे हो, अ, तो उसमें स्वर्ण भस्म का या स्वर्ण सिंदूर का जरूर सोच विचार करें, वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। हालांकि ये कहते हुए ये भी वैद्यों को कहना चाहूंगा कि चूंकि नेशनली आइडेंटिफाइड डिसीज है, तो आपको मेक श्योर करना है कि केवल आप ही चिकित्सा दे रहे हैं, ऐसे वहां पे आपको परमिशन नहीं है, तो आपको नोटिफाई करनी पड़ती है चीज, और एकेटी के लिए भेजना ये आज के कायदे के हिसाब से लाजमी है, तो उस तरफ पे भी थोड़ा सा ध्यान दे, और हर एक चीज हम ही करेंगे इस प्रकार से आगे बढ़ने की कोशिश ना करें, ये आपके हित में होगा। महालक्ष्मी विलास सरस। अब ये ध्यान में रखना जरूरी है कि लक्ष्मी विलास नारदीय जो पाठ है वो अलग है, वो हृदय के लिए उत्तेजक होने वाला पाठ है। महालक्ष्मी विलास सरस जो है वो हृदय को बल्य पाठ है। महालक्ष्मी विलास सरस की फलश्रुति में ही लिखा गया है कि तारुण्य लक्ष्मी प्रबोधनाय रसराजहा। तो क्या क्या लिखा है? तारुण्य लक्ष्मी प्रबोधनाय, तो लक्ष्मी हमारे यहाँ पे जो आती है श्री ही के तौर पे आती है, और श्री ही माने सभी कुछ अच्छी चीजें। तो ऐसा वर्णन क्यों कहा गया है? क्योंकि एक सबसे बहुत जरूरी बात यह है कि अगर इसका डोमेन देखें कि कहाँ पे ये काम करता है, तो या तो पुरानी खांसी है कि कॉन्स्टेंटली खांसी चालू ही रह रही है और उसकी वजह से इंद्रिय की दौर्बल्यता आ गई है, या फिर राजयक्ष्मा जैसी कंडीशन है कई लोगों को, जहाँ पे एकेटी देने के बाद में आया हुआ दौर्बल्य है, वहां पे उस दुर्बलता को, और केवल दुर्बलता ही नहीं, आगे जाके, ये मैं केवल कास के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिस कास की उत्पत्ति ग्रहणी से होती है, या जिस कास की वजह से आगे जाके ग्रहणी की उत्पत्ति होती है, जो हमें क्लिनिकल प्रैक्टिस में ये दोनों ही अवस्थाएं दिखाई देती है, वैसी अवस्था में महालक्ष्मी विलास का बहुत ही बढ़िया कार्य मालूम पड़ता है। महालक्ष्मी विलास में जो विशेष रूप से त्रिलोह कल्प है, जो कांतलोह भी है, तीक्ष्ण लोह भी है, और मंडूर भी है, तीनों ही चीजें रक्त धातु पे काम करती है। और जैसे कि हम लोग जानते हैं कि शोणित प्रभवा फुफ्फुसा, तो फुफ्फुस की उत्पत्ति जो है वो प्राधान्य से रक्त धातु से हुई है। तो कोई भी चीज जो रक्त धातु का प्रसादन करे, उसे अच्छी रखे, वो चीज हमें फुफ्फुस को बल्य के तौर पे भी काम करने के लिए यूजफुल रहती है, और उसके साथ साथ में ही उसमें अगर बाकी के कोई भी एटियोपैथोलॉजी हो, तो जिसकी वजह से बाकी आगे जाके कास हो रहा हो, आदि चीजें हो, तो वहां पे भी महालक्ष्मी विलास का अच्छी तरह से काम होता दिखाई देता है। नागस्तु शतनाग तुल्य बलम ददाती, ये बहुत ही जाना माना स्टेटमेंट है नाग के बारे में। तो नाग भस्म है महालक्ष्मी विलास में, तो नाग भस्म जहाँ पे है तो वो उसी तरह के बल्य स्वरूप काम करेगा। नाग के साथ वंग भी है, तो नाग और वंग दोनों इकट्ठा जहाँ पे आए हैं, तो वो शुक्र स्थान पे भी काम करेंगे। और जैसे हम लोग शुक्र के बारे में सोचे, तो शुक्र धरा कला सर्व शरीर व्यापिनी है। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए केवल ऐसे नहीं है कि आप जेनेटल ऑर्गन्स के बारे में ही सोचे शुक्र को ध्यान में रखते हुए, तो शरीर में कहीं पे भी नई उत्पत्ति हो रही है, तो वहां पे आपको शुक्र का विचार अवश्यंभावी है। वैसे विचार करते हुए भी जो, इसीलिए जो तारुण्य लक्ष्मी प्रबोधन है, जो तारुण्य शब्द आया है, उसके ऊपर हमने ध्यान देना जरूरी है कि वो जो इंद्रियों की विकलता है, वो हरण करके उन्हें पुनर् एक नई संजीवनी प्राप्त करके देने के लिए, उन्हें एक शक्ति प्राप्त करवा देने के लिए महालक्ष्मी विलास का बहुत अच्छी तरह से कार्य दिखाई पड़ता है। एक बात जानना जरूरी है कि जो कि महालक्ष्मी विलास में नाग की उपस्थिति है, हालांकि कम मात्रा में है पर फिर भी, तो इसीलिए नाग की उपस्थिति होने के लिए वो बहुत बड़े पैमाने पे, बहुत लंबी मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में और बहुत लंबे समय तक इस तरह से उसका इस्तेमाल न करना हितावह होता है। रौप्य भस्म के बारे में बात करेंगे। रौप्य के गुण जो बताए गए हैं, एक तो शीतवीर्य का कहा गया है, स्निग्ध गुण का कहा गया है, और साथ ही साथ में अम्ल रस का कहा गया है। तो गुण देखने पे ही हमें पता चलता है कि जहां पे वातज कास है, वहां पे ज्यादा रौप्य भस्म का कार्य अच्छी तरह से होगा। तो सूखी खांसी है और प्रोलॉन्ग चल रही है, क्रॉनिक खांसी है, तो ऐसी जगहों पे रौप्य भस्म बहुत ही बढ़िया काम करता है। उसी के साथ साथ में एक बहुत ही वैशिष्ट्यपूर्ण अवस्था मैं आपको बताता हूं, जहां पे रौप्य भस्म बहुत ही बढ़िया गुण देता है।
जहाँ पे कंठ के अंदर लालिमा दिखाई पड़े, फफोले से हुए दिखाई पड़े, फुंसियाँ आती हुई दिखाई पड़े। पेशेंट कंप्लेन करता है कि डॉक्टर मुझे कुछ भी निगलने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और आप जब परीक्षण करोगे तो आप पाओगे कि कंठ अंदर से पूरी तरह से आरक्त हो गया है। तो अगर वैसी अवस्थाएं हैं तो वहां पे भी रौप्य भस्म अच्छी तरह से काम करता है। वेस्टर्न मेडिसिन के कुछ रिसर्च हमें बताते हैं कि इंटरस्टिशियल लंग डिसीज में रौप्य, हालांकि वो रिसर्च जो है वो नैनो पार्टिकल्स के ऊपर है, लेकिन रौप्य का कार्य वहां पे होता है। तो आईएलडी में जिस तरीके से श्वास कास ये लक्षण दिखाई देते हैं, उन लक्षणों में भी और उस अवस्था में भी फुफ्फुस को बल्य के तौर पे रौप्य बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। हालांकि यहाँ पे केवल रौप्य भस्म का नहीं, उसके साथ साथ ही में स्वर्ण भस्म का भी प्रयोग आप करें तो बहुत तरीके से वो ज्यादा लाभ देता हुआ दिखाई देता है। कास में इस्तेमाल किए जाने वाले रसकल्पों के बारे में अगर हम लोग देखें तो एक महत्वपूर्ण रसकल्प है श्वास कास चिंतामणि रस। श्वास कास चिंतामणि नाम में ही जैसे आया है, तो इन दोनों ही व्याधियों पे वो काम करेगा, लेकिन किस अवस्था में काम करेगा? तो जहां पे बलहीनता है, जहां पे रुग्ण या रोग दोनों में से कोई भी चीज कंपैरेटिवली नहीं है, जहां पे फुफ्फुसों को बल्य तौर की चिकित्सा अपेक्षित है, जहां पे श्वास का वेग भी लग रहा है, उसके साथ साथ में कास की प्रवृत्ति भी हो रही है, या पहले श्वास की हिस्ट्री रही हो और उससे परावर्तन हो के कास में वो परावर्तित हो गया हो, वहां पे श्वास कास चिंतामणि बहुत अच्छी तरह से काम करता है। गंभीर संप्राप्ति तक व्याधि को लेके जाने का जो मार्ग है वो रोकने का, उसमें अड़ंगा डालने का काम जो है वो श्वास कास चिंतामणि करता है। तो इसीलिए हम लोग ये देखेंगे कि जहां पे भी ज्वर है और बहुत ही ज्यादा बलहानि है, इतनी बलहानि है कि पेशेंट को खांसने से भी तकलीफ हो रही है, तो वहां पे श्वास का चिंतामणि बहुत अच्छी तरह से काम करता दिखाई पड़ता है। समीर पन्नग फिर से कुपिपक्व रसायन है, लेकिन तलस्थ रसायन है। तो सिंदूर कल्पों के बारे में जैसे हमने कहा, तो उसी हिसाब से समीर पन्नग के बारे में भी सोचेंगे। समीर पन्नग हालांकि मल्ल का कल्प है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टया सोचते हुए वो सौम्य कल्प है मल्ल का, तो इसलिए कंपैरेटिवली ज्यादा इस्तेमाल होता है वैद्यों से। अगर उसकी दोषघ्नता के बारे में देखें तो वात कफज जो कास है, वहां पे समीर पन्नग बहुत अच्छी तरह से काम करता है, विशेष रूप से जहां पे पेशेंट बहुत ज्यादा खास रहा है और बलगम छूट के बाहर नहीं आ रही है, वैसे जगहों पे, वैसे कास में समीर पन्नग का बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल होता है। देखिए, मल्ल सिंदूर भी मल्ल का ही कल्प है, समीर पन्नग भी मल्ल का ही कल्प है, लेकिन आपको दोनों में भेद क्या दिखाई पड़ता है कि जहां पे प्रभूत कफ संचिति या जल संचिति है, वहां पे उसका शोषण करने के लिए मल्ल सिंदूर का इस्तेमाल करना है, इसलिए वो बहुत तीव्र कल्प है। लेकिन जहां पे बलगम छूट के वो बाहर गिरना अपेक्षित है, वहां पे समीर पन्नग का इस्तेमाल करना है। तो विशेष रूप से अगर इसके बारे में देखें तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि एक पेशेंट है, तो उन्होंने, उनका सिम्टम यही था कि खांसी चल रही है, तो बहुत सारे कास के चिकित्सा सूत्र वगैरह देखे, फिर से एक बारी उसे निकाला, फिर से एक बारी पढ़ा, क्योंकि उस रुग्ण को मनचाहा उपशय नहीं मिल रहा था। तो सोचते 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 इस बात पे मैं थोड़ा सा स्टम्बल हो गया कि यहाँ पे शायद हमने उन्हें थोड़ी सी हिस्ट्री डिटेल में लेनी चाहिए। हिस्ट्री फिर से जब डिटेल में ली तो ये पता चला कि हर बरसात के दौरान उनके घर की जो दीवारें हैं वहां पे पानी आ जाता था और पानी से वो दीवारें भीग जाती थी, कई कई जगहों पे धब्बे पड़ जाते थे पानी के। तो पानी के धब्बे जहाँ पे पड़ रहे हैं उसमें आपको पता है कि थोड़ी देर के बाद वहां पे फंगस उगना चालू हो जाता है। तो वो फंगस जिस तरह से उग रहा था, शायद वो कारण था कि इन महाराज की खांसी जो थी वो ट्रिगर हो रही थी। तो कास के बाकी के आज सभी सूत्र हमने सोच विचार करे, उस हिसाब से चिकित्सा दी, लेकिन उपशय जैसे चाहिए वैसे नहीं आ रहा है। तो ये सोच के फिर थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा सोचने की कोशिश की। अब आड़ा टेढ़ा माने इतना ही होता है कि संदर्भ कहीं और जगह पे होता है, जैसे कि विषस्य विषम औषधम के बारे में बताया जाता है, या बताया जाता है कि आगत तंत्र में ये बहुत ही फेवरेट कंसेप्ट है हम लोगों का आयुर्वेद का, कि
जहाँ पे स्थावर विष बाधा है वहां पे जंगम विष का बतौर चिकित्सा इस्तेमाल करे या वाइस वर्सा। सो जहाँ पे बाकी जंगम विष की वजह से विषाक्तता दिखाई दे रही हो तो वहां पे हम स्थावर विषों का विचार करें। तो मल्लकल्प है, सोमल विष ही कहा गया है, तो योगादपि विषम तीक्ष्णम उत्तमम भेषजम भवेत, तो क्यों ना इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे करें। तो हमने सोचा कि जो बाहरी इन्फेक्शन है उसकी वजह से खांसी ट्रिगर हो रही है, तो विषाक्तता की वजह से ट्रिगर अप हो रही है। वहां पे समीरपन्नक का इस्तेमाल करना शुरू करते ही अगले 24 घंटे में उनको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आना चालू हुआ। और उसके बाद में उनको उपशय तो मिला ही मिला, लेकिन सबसे पहले बात ये मैंने कही कि अगर आप फ्लैट सिस्टम में रह रहे हो, आपको पॉसिबल है तो आप घर बदलिए, वरना ये चालू ही रहेंगी। तो कई कबार ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हमको संक्षेपता क्रियायोगो निदानस्य परिवर्जनम ये रटा तो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में किस तरह से एप्लीकेबल करना है उसकी तरफ हम लोग थोड़ा सा भूल जाते हैं। तो अगर इस पेशेंट को मैं केवल चिकित्सा सूत्र के आधार पे खिलवाता रहता, खिलता रहता, तो शायद उस तरह का उपशय दिखाई नहीं देता। तो ये बात हमें समीरपन्नक की वहां पे एक्सीडेंटली समझ में आई, और उसके बाद में जैसे जैसे बाकी के कुछ एक पेशेंट्स को ट्राई किया, तो अब जहां पे भी इस तरह का लक्षण दिखाई पड़े, समीरपन्नक का हमेशा मैं इस्तेमाल करता हूँ और उसका बहुत अच्छी तरह से गुण आता दिखाई देता है। किसी भी तरह का अगर संसर्ग हो तो वहां पे समीरपन्नक का इस्तेमाल करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। केवल समीरपन्नक ही नहीं, अगर आपने अच्छे गुरुओं से सीखा है, उनसे बहुत अच्छा कर्माभ्यास आपने पाया है तो कोई भी मल्ल के विभिन्न रूप है, चाहे वो हड़ताल हो, मनशिला हो या गौरी पाषाण हो, तो इसमें से किसी भी चीज का भस्म वैसी कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है। समीरपन्नक में हड़ताल मनशिला हालांकि प्रेजेंट है, तो उसके लिए वहां पे वो अच्छी तरह से काम करता ही है। इसी के साथ साथ मैं कहना चाहूंगा कि रसमाणिक के जैसे जो कल्प होते हैं, तो वो भी जहाँ पे संसर्ग की स्थिति होती है बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं, क्योंकि फिर से हड़ताल मनशील ये जो चीजें हैं वो वहां पे ऐसी अवस्थाओं में बहुत बढ़िया काम करती हुए हमें दिखाई देती है। अब थोड़ा सा बढ़ते हैं सिंदूर कल्पों की ओर। सिंदूर कल्प कास के लिए बहुत ही वैद्यजनों के बहुत ही प्रिय कल्पों में से है। सिंदूरों के बारे में अगर देखा जाए तो हमने ये चीज जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि गलस्थ रसायन है, कुपिपक्व रसायन है लेकिन गलस्थ रसायन है। तो स्वाभाविक तौर पे, और अगर हम विशेष रूप से पहले रस सिंदूर के बारे में देखेंगे, तो रस सिंदूर के बारे में भी अगर हम लोग देखें तो एक बात जानना जरूरी है कि कुपिपक्वों में गलस्थ रसायन होने के कारण, और जैसे वर्ण भी है उसका, जितनी मात्रा में अग्नि उसे लगाई जाती है, ये सभी चीजें देखते हुए हम लोग पता कर सकते हैं कि तेज महाभूत बहुत अच्छी मात्रा में उसमें समाया हुआ रहता है। वर्ण भी आरक्त वर्ण का होता है, वो भी तेज का रंग है। तो पूरी तरह से मूर्तिमंत तेज का ही उदाहरण आपके सामने रखा गया है रस सिंदूर के द्वारा। तो रस सिंदूर के बारे में अगर हम लोग सोचे तो ऊर्ध्वगामी तो ही उसकी गति है, ऊर्ध्वगामी गति बहुत ही स्वाभाविक गति है उसकी, और इसीलिए वो उसी तरीके से ज्यादा काम करेगा। काम करते समय प्रिडोमिनेंटली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे भी काम करेगा, वहां पे जो विभिन्न तरह के संसर्ग होते हुए दिखाई देते हैं वहां पे भी वो काम करेगा। साथ ही साथ में रस सिंदूर के बारे में बताया जाता है कि इतना अच्छा योगवाही है कि वो स्वतंत्र रूप से भी काम करता है, परतंत्र रूप से भी काम करता है। माने अगर आप केवल रस सिंदूर ही अनुपान बदल बदल के दे तो वो विभिन्न कासों पे काम करेगा, या तो आप कोई कॉम्बिनेशन दे रहे हैं चूर्णों का चटाने के स्वरूप में, तो वहां पे भी वो अच्छी तरह से लेह के स्वरूप में भी उसमें अगर आप रस सिंदूर डालेंगे तो वो योगवाही काम वहां पे करेगा। किसी भी तरीके के संसर्ग आज जो हमें दिखाई पड़ते हैं उनके लेटरॉन स्टेजेस जो है, जहां पे बहुत बड़े पैमाने पे कफ की प्रवृत्ति हो गई है, वहां पे रस सिंदूर अच्छी तरह से काम करता है। ज्वरोत्तर कास कई दफा दिखाई देते हैं। ऐसे जो कास होते हैं, मैंने पहले ज्वर आके चला गया, उसके बाद में कास की उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे कासों में एक धोखा हमेशा रहता है कि उसके बाद में फिर से ज्वर हो सकता है। तो पुनरावर्तक ज्वर जैसा ग्रंथों में कहा गया है, तो पुनरावर्तक ज्वर की जहां पे आशंका है, वैसे कास में रस सिंदूर बहुत अच्छी तरह से पिक्युलरली काम करता दिखाई देता है। हीरक के बारे में बताते हुए जैसे हमने कहा कि जहां कहीं पे भी बहुत ज्यादा उदक संचिति होने के कारण टैपिंग के बारे में बताया गया है, विशेष तौर पे प्लूरल इफ्यूजन के बारे में हम लोग बोल रहे हैं, तो वहां पे रस सिंदूर अच्छी तरह से काम करता है। तो रस सिंदूर के साथ में ही अगर हम लोग वहां पे
आरोग्यवर्धिनी का इस्तेमाल करें या लघुमालिनी वसंत का इस्तेमाल करें या लेखनीय महाकषाय चरकोक्त जो है उसका अगर हम लोग विचार करें या उनका प्रयोग करें, तो वो भी वहां वहां पे अच्छी तरह से काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो सिंदूर कल्पों के बारे में सोचे तो रस सिंदूर बहुत बड़े पैमाने पे बहुत ही वैद्यों द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला कल्प है, कास चिकित्सा में विशेष तौर पे। और हालांकि कोई भी तरह के कास हो आप सिंदूर कल्प का इस्तेमाल कर ही सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर पित्त लक्षण है तो आपने बहुत संभलना चाहिए और आपने बहुत सोच विचार करके उसके बाद में ही सिंदूर कल्प के बारे में वहां पे सोचना चाहिए। लेकिन कफ कफ जो कास ज्यादा है यार, कफ की ओवरऑल प्रेजेंस ज्यादा आपको दिखाई दे रहे हो, तो दैट इज द करेक्ट पोजीशन कि जहां पे आपने सिंदूर कल्पों का विचार करना चाहिए। रस सिंदूर के बारे में हम लोग देखेंगे मल्ल सिंदूर के बारे में। अब मल्ल सिंदूर और भी तीक्ष्ण है सोमल का कल्प होने की वजह से, तो उसके लिए आत्यंतिक कफ भूयिष्ठ जहां पे कंडीशन है वहीं पे आप मल्ल सिंदूर का विचार करें, ये बात अच्छी होगी। दूसरी बात यह है कि जहां पे रक्तचाप कम है, हाइपोटेंसिव सिचुएशन है, वहां पे आप मल्ल सिंदूर के बारे में सोचे। जहां पे हाइपरटेंशन की सिचुएशन है, जहां पे पेशेंट क्रिटिकल है, सीरियस है, सीवियर कंडीशन में है, वहां पे मल्ल सिंदूर का इस्तेमाल करते वक्त ये बात सोचना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि उसका ब्लड प्रेशर कैसे चल रहा है, क्योंकि सोमल के उपस्थिति की वजह से मल्ल सिंदूर ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ में ध्यान रखना है कि पित्त के कोई भी लक्षण नहीं होने चाहिए। तो अगर कहीं पे भी पित्त के लक्षण है, दाह आदि है या फिर पिपासा है या फिर खून निकलना कई जगहों पे रक्त पित्त जैसी उपस्थिति अगर हम लोग दिखाई पड़ रही है कांसों की विभिन्न अवस्थाओं में, तो वहां पे आपने मल्ल सिंदूर का इस्तेमाल नहीं करना है, उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। इसके साथ साथ में ही ये बात मैं कहना चाहूंगा कि केवल मल्ल सिंदूर ही नहीं, कोई भी सोमल कल्प आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी मात्रा डिसाइड करने के लिए आपने आपका जैसे शास्त्राभ्यास होना जरूरी है वैसे ही प्रत्यक्ष कर्माभ्यास भी जरूरी है। तो आप जिन भी वैद्यों से सीखे हैं, अगर वे इस्तेमाल कर रहे हैं मल्ल सिंदूर का, तो बहुत ध्यान से देखें कि कौन सी अवस्था में, कितनी मात्रा में और कितने दिनों तक उसका इस्तेमाल किया जा रहा है और किस तरह से उसे बाद में रोका जा रहा है। मेरा अनुरोध है कि कई कारणवश ऐसे हो सकता है कि कोई भी ऐसे लिसनर अभी है जो कि आयुर्वेद के ना ही विद्यार्थी है ना ही आयुर्वेद के वैद्य है। अगर वो ये सभी चीजें सुन रहे हैं तो इन सभी कल्पों का इस्तेमाल स्वयं करने ना जाए। ये केवल वैद्यों की जानकारी के लिए हम लोग बता रहे हैं, उनके पढ़ाई के लिए, उनके शिक्षा के लिए बता रहे हैं। इस बात को आप ध्यान में रखिए क्योंकि ये बहुत ही तीव्र द्रव्य है और अगर आपको अच्छी तरह से उसका ज्ञान नहीं है तो उसका फायदा होना दूर, उसका आपको हानि भी उससे पहुंच सकती है। उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। मल्ल सिंदूर के बारे में सोचेंगे, स्वर्ण सिंदूर के बारे में। तो स्वर्ण सिंदूर में जहां पे इंद्रियों की ज्ञान जो है वो नष्ट होता दिखाई पड़ रहा है, ऐसे तीव्र वेगी कास जो है और उसके साथ साथ में भी दौर्बल्य जहां पे है, कमजोरी भाप जहां पे मालूम पड़ रही हो, वैसी जगहों पे स्वर्ण सिंदूर का कार्य सिंदूर कल्पों में सबसे अच्छी तरह से होता है। कोई भी सीवियर कंडीशन हो जहां पे आपको थोड़ा सा काल का यापन करना जरूरी है, वहां पे स्वर्ण सिंदूर अच्छी तरह से काम करता दिखाई पड़ता है। स्वर्ण सिंदूर को अभी आपको पता है कि उसे भावना देने के बाद में उसमें बाकी के द्रव्य ऐड करने के बाद में पूर्ण चंद्रोदय जैसे बहुत ही पोटेंट कल्प बनते हैं। तो उसको मद्देनजर रखते हुए जहां पे भी कमजोरी ज्यादा दिखाई पड़ रही हो या गलित गात्रता हो, तो वहां पे स्वर्ण सिंदूर का आप विचार जरूर कर सकते हैं। विभिन्न तरह के कासों में बहुत ही बेहतरीन कार्य करने वाला एक रस द्रव्य जो है वो है हीरक। हीरक भस्म के बारे में अगर हम उसके गुण देखें तो बताया गया है कि षड्रस युक्त है, योगवाही है और योगवाही होने के कारण बाकी के जो भी आप कल्प दे रहे हो उसके साथ में प्रयुक्त करना बहुत ही ज्यादा लाभदायक होता है। एकांतिक भी उसका बहुत अच्छा प्रयोग करता हुआ वो दिखाई देता ही है। तो कहाँ पे उसका उपयोग करना है, तो आपको जैसे पता है हीरा बहुत ही कठिन द्रव्य है, बहुत अच्छी तरह का लेखन करता है। तो प्रभूत कफावस्था जहां पे हो, जहां पे जल संचय की अवस्था ज्यादा तरीके की हो, वहां पे हीरक का कार्य अच्छी तरह से होता हुआ दिखाई देता है। विभिन्न तरह के इफ्यूजन्स, चाहे वो पेरिकार्डियल इफ्यूजन क्यों ना हो, चाहे वो पल्मोनरी इफ्यूजन क्यों ना हो,
या मतलब प्लूरल इफ्यूजन क्यों ना हो, वहां पे जल संचिति जहाँ पे बताया जाता है लोगों को कि आपको टैप करके पानी निकालना पड़ेगा, ऐसे कहा जाता है पेशेंट को, वहां वहां पे आप पाएंगे कि हीरक का इस्तेमाल अगर आपने किया तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। कितनी बार तो टैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इस तरह अच्छी तरह से उस जल संचिति का शोषण जो है वो हीरक करता है। जहाँ पे फाइब्रोसिस है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में जहाँ पे कॉन्स्टेंटली ऑक्सीजन सेचुरेशन कम दिखाई पड़े, वहां पे हीरक का कार्य करने से और वो जो कास उत्पन्न हो रहे हैं उन जगहों पे भी, तो जैसे मैंने पहले भी कहा है इसी लेक्चर के दौरान कि क्षयज या क्षतज ऐसी जो कंडीशंस है, तो वहां पे फाइब्रोसिस के बारे में अगर हम लोग सोचे या क्षत क्षीण जैसी कंडीशंस है फाइब्रोसिस के बारे में सोचते हुए, तो हीरक का कार्य अच्छी तरह से होता है। अनुपान के तौर पे अगर आप उन सभी जगहों पे देसी गाय का घी दे, वो घृत का अनुपान अगर दे, तो वो काम बहुत अच्छी तरह से होता है। ये घृत देते हुए आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो कासगन द्रव्य अलग अलग तरीके के बताए गए हैं, आपने अगर बिल्कुल प्लेन वासा भी लिया तो वासा सिद्ध घृत भी अगर दिया, वासा घृत दिया, तो भी आप पाओगे कि अनुपान के तौर पे इन सारी चीजों के देने के बाद फाइब्रोटिक कंडीशंस में आपको लाभ बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। हालांकि अब इंसिडेंट कम हुआ है, पर फिर भी अगर आपके पास अगर ऐसी केस आए कि जहां पे कास है और केस का डायग्नोसिस हुआ है एस्बेस्टोसिस, तो एस्बेस्टोसिस में भी आपने इसी तरीके का विचार करना आपके लिए लाभदायक होता है। वहां पे भी हीरक का बहुत अच्छी तरह से रोल है, विशेष रूप से अगर हम लोग घृत के साथ दे तो। एआरडीएस में हीरक का बहुत ही बढ़िया रोल कोविड के दौरान हमें नजर आया। तो वहां पे थोड़ा सा लोडिंग मात्रा में हीरक देने पे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हीरक है, स्वर्ण है, इनकी मात्राएं अगर हम लोग देखें तो ग्रंथों में दी हुई जो मात्रा है रस ग्रंथों में, वो बहुत ही कम दिखाई पड़ती है। मतलब कई दफा तो 1 मिलीग्राम से लेके 10 मिलीग्राम तक लेके ऐसी मात्रा भी चलाई जाती है। लेकिन जहाँ पे आपको कंडीशन ही ऐसी हो कि जो बहुत सीवियरिटी में हो, या तो वेंटिलेटर लगाया गया हो, ऐसी कंडीशन है, बाहरी ऑक्सीजन पे डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ऐसी कंडीशन है, तो ऐसी हालातों में एक एक दिन में 1 1 ग्राम तक भी हीरक भस्म का इस्तेमाल मैंने स्वयं ने किया है, और उसके बहुत ही अच्छे गुण तत्काल दिखाई देते। ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं 10 10 दिन तक, 15 15 दिन तक ये चीज चलाई, लेकिन आज अगर तुरंत आपने काम करना है तो उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। लेकिन ये बात जानना जरूरी है कि क्या अगर वो अवस्था वैसी है क्या, तो वैसी अगर अवस्था है ऐसे आपको लगता है तो ही उतना लोडिंग डोज के बारे में अगर आप सोचे तो आपको लाभ देता है, ये बात जरूर है। हीरक के बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग गुण बताया गया है ग्रंथों में, उसे कहा गया है आयुष कर। आयुष कर माने जो चीज हमें आयुष्य प्रदान करेगी, जो चीज प्राणों को प्रदान करेगी, वो चीज। तो इन चीजों के बारे में या इन शब्दों के बारे में अगर आज के परिप्रेक्ष्य में हम सोचे, तो हमने समझना चाहिए कि क्रिटिकल कंडीशंस में काम करने वाली चीज है। तो ऐसे कास कि जो बहुत सारी जगहों पे लक्षण के तौर पे भी दिखाई देते हैं, और हमें पता है कि संप्राप्ति के ओर देखते हुए प्राणवायु का भी रोध एक तरीके से हुआ गया है, तो उसके अवरोध की वजह से भी, अब प्राण का अवरोध जो है तो वायु का अवरोध जैसे है वैसे पंच प्राणों का भी अवरोध वो करेगा, और वो आगे जाते जाते बहुत ही सीवियरिटी तक पहुंच सकता है, या फिर पेशेंट माइट सकम ऑल्सो। तो वैसी जो कंडीशंस है ऐसे कासों पे जहां पे बहुत ही अत्यधिक स्थिति है, वेंटिलेटर्स वगैरह लगाए गए हैं, सीपैप बायपैप आदि का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया है, मल्टी ऑर्गन फेलियर की कंडीशन है, रुगण में खांसी है तभी भी है, तो उस कास में भी, और केवल वो कास पे काम नहीं करेगा, जैसे मैं कह रहा हूं कि हीरक ओवरऑल ही काम करेगा, लेकिन उन खांसी में भी हीरक बहुत अच्छी तरह से, उन कासों में भी हीरक अच्छी तरह से काम करता है। तो जहां कहीं पे भी प्रभूत कफ हो, प्रभूत जल संचिति हो, बहुत बड़े पैमाने पे लेखन अपेक्षित हो, वहां पे हीरक का इस्तेमाल करना सबसे ज्यादा कारगर होता है।